Hello, my dear students. Welcome to my channel Scholarly Minds and I hope that you all are doing great. So, इस वीडियो के अंदर MPSC 11 के कुछ important questions को with answers हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो मैं आपको बता देती हूँ कि हमारे चैनल पे आपको MA पॉलिटिकल साइंस के जितने भी आपके सब्जेक्ट्स हैं सारे सब्जेक्ट के लिए क्लासेस मिल जाती हैं। MPSC 11 जिसके अंदर आप यूरोपियन यूनियन इन वर्ल्ड अफेयर्स यानी कि बेसिकली आप इसमें यूरोपियन यूनियन के बारे में पढ़ते हैं। तो एक चीज़ यहाँ पे मैं आप सभी को क्लियर करना चाहती हूँ कि डिस्क्रिप्शन में ना आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा। प्लेलिस्ट के अंदर जो पहला वीडियो है उसके अंदर मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है यूरोपियन यूनियन के बारे में। तो मेरी प्लेलिस्ट जो कि जून 2024 के टाइम पे मैंने जो भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियोस बनाए थे वो सारे वीडियोस आप सभी के लिए अभी भी इम्पॉर्टेंट हैं। देखो 24 में बनाए थे ना मैंने वो, तो उसके अंदर आपको जून 23 के और 22 के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मिलेंगे। और अभी जो मैं नई सीरीज़ बनाऊंगी उसके अंदर बस हम 24 जो जून 2024 का पेपर है उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को, बाकी एक दो और जो एक्सपेक्टेड हैं उन्हें डिस्कस करेंगे। आई होप कि आप समझ रहे होंगे कि मैं आपको क्या समझाना चाहती हूँ कि प्लेलिस्ट जो कि जून 24 वाली है वो इम्पॉर्टेंट है, आप उसको भी देखिए और वहाँ से भी यू कैन प्रिपेयर योर हैंड रिटन नोट्स। वीडियोस के अंदर जो आंसर्स हैं वो हिंदी एंड इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में रहते हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ गाइज वो ये है कि हमारे पास MPSE 11 का जो गेस्ट पेपर है वो भी अवेलेबल है। अगर आप अपने गेस्ट पेपर को परचेज़ करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में जो नंबर गिवन है उस पर हमें व्हाट्सएप करना होगा। इसके अलावा हमारे पास नोट्स भी हैं, आप उसमें से जो चाहें वो परचेज़ कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको डिस्कस करना है इवोल्यूशन एंड डेवलपमेंट ऑफ इंडिया यूरोपियन यूनियन रिलेशन। इंडिया के और यूरोपियन यूनियन के रिलेशन के बारे में आपको यहाँ पे बताना है। सो इंडिया एंड द यूरोपियन यूनियन के जो रिलेशंस हैं दे आर मल्टी डायमेंशनल यानी कि बहुआयामी है। ठीक है, सांस्कृतिक होते हैं, तुम्हारे राजनीतिक होते हैं, हर एक तरीके से जो है बहुआयामी हमारे रिलेशंस हैं उनके साथ, जो लोकतंत्र, बहुलवाद और कानून के शासन जैसे साझा मूल्यों पर आधारित है। समय के साथ यह रिश्ता व्यापारिक सहयोग से एक व्यापक रणनीतिक साझेदारी में परिवर्तित हुआ है। ठीक है, तो ओवर द डेकेड्स हम क्या देखते हैं कि हमारा जो उनके साथ रिलेशन है वो पहले व्यापारिक था और अब जो है रणनीतिक साझेदारी की तरह इवॉल्व हो चुका है। संबंधों के विकास के बारे में बात करेंगे तो अर्ली फेज में देखो जो हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशंस थे 1962 में यूरोपियन यूनियन कम्युनिटी के साथ इस्टेब्लिश हो गए थे। उस समय जो हमारा फोकस था वो था ऑन द डेवलपमेंट, कोऑपरेशन एंड ट्रेड पे। ठीक है, तो आपने अर्ली फेज बताना है 1960s से लेकर 1990s तक आपका अर्ली फेज चलेगा। अर्ली फेज में हमारे रिलेशंस व्यापारिक रहे हैं। फिर 1990 के बाद से जो है हमारा पॉलिटिकल कोऑपरेशन की शुरुआत होती है। ठीक है, सो जॉइंट पॉलिटिकल स्टेटमेंट साइंड एस्टेब्लिशिंग अ फ्रेमवर्क फॉर रेगुलर डायलॉग। तो अब यहाँ पर क्या होता है कि संयुक्त राजनीतिक वक्तव्य पर हस्ताक्षर हो जाते हैं ताकि नियमित संवाद हो सके। यूरोपियन यूनियन ने भारत को एक उभरती क्षेत्रीय और वैश्विक शक्ति के रूप में भी देखना शुरू कर दिया है। और उसके बाद 2000 से समझें, सन 2000 के बाद से जब लिस्बन में पहला शिखर सम्मेलन आयोजित होता है वहाँ पर हमारा जो है रणनीतिक साझेदारी के युग की शुरुआत होती है। और हेग में 5वें सम्मेलन के दौरान रणनीतिक साझेदारी की घोषणा भी हो जाती है। इस संस्थागत तंत्र को समझें दोस्तों तो देखो एनुअल जो समिट्स हैं 2000 से वार्षिक शिखर सम्मेलन आयोजित हो रहे हैं जहाँ पे हम लोग क्लाइमेट चेंज, सिक्योरिटी, व्यापार, हर एक जो भी मुद्दा है ना उस पर संवाद करते हैं। और समझौते भी हैं। इंडिया EU का जॉइंट एक्शन प्लान है 2005 का, इंडिया EU स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप रोड मैप है। तो ये हमारे क्या है प्रमुख इनके साथ समझौते हैं। तो आप इन समझौतों के बारे में बता सकते हैं। कॉपरेशन कहाँ कहाँ होता है तो EU जो है वो इंडिया का 3rd लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है, अकाउंटिंग फॉर अराउंड 11% ऑफ टोटल ट्रेड। मेजर इंडियन जो एक्सपोर्ट्स हम करते हैं वो फार्मास्यूटिकल, टेक्सटाइल, मशीनरी में करते हैं। और हमारे जो नेगोशिएशन मतलब हमारा और उनके बीच का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है, मुक्त व्यापार समझौता, जो कि स्टार्ट हुआ था 2007 में। ठीक है, एंड
2021 में वार्ता पुनः प्रारंभ होती है और 2024 तक हम इसमें प्रगति देखते हैं। बोथ सिग्नेटरीज टू द पेरिस एग्रीमेंट एंड कोऑपरेट इन क्लीन एनर्जी, सोलर अलायंस एंड ग्रीन फाइनेंस। तो यहाँ पे आप देखोगे कि जो पेरिस एग्रीमेंट है, पेरिस एग्रीमेंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो बात करता है क्लीन एनर्जी की, सोलर अलायंसेस बनाने की, ग्रीन फाइनेंस की। तो दोनों की ही दोनों जो हमारी यूरोपियन यूनियन और हमारी कंट्री इंडिया दोनों ही पेरिस एग्रीमेंट के सिग्नेटरीज हैं। एंड EU ग्लोबल गेटवे इनिशिएटिव अलाइंस विद इंडियाज इंफ्रास्ट्रक्चर गोल। तो EU जो भी पहल शुरू करता है वो भारत की आधारभूत संरचना आवश्यकताओं से मेल खाती हैं। एंड आतंकवाद रोधी, साइबर सुरक्षा, समुद्री सुरक्षा और रक्षा संवाद में हम सहयोग करते हैं। इंडो पैसिफिक रणनीति को लेकर हम में समन्वय भी बढ़ा है। डिजिटल टेक्नोलॉजी के बारे में आप बताएंगे तो डेटा एंड गवर्नेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसके अलावा EU भारत के डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडल का भी समर्थन करता है। हमारे एकेडमिक एक्सचेंज प्रोग्राम्स होते हैं जैसे कि इरेस्मस प्लस, जो कि प्रमोट करते हैं यूथ की मोबिलिटी को। यूरोप में भारतीय प्रवासी समुदाय आपसी सद्भावना में भी योगदान देता है। तो हमें क्या देखने के लिए मिल रहे हैं, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट्स भी देखने के लिए मिल रहे हैं। संबंधों में कुछ चुनौतियां जैसे कि व्यापार में इम्बैलेंस है और डेटा प्रोटेक्शन लॉज को लेकर क्या है, डिफरेंसेस हैं। तो इस समय ज़रूरत है कि ग्रेटर स्ट्रेटेजिक गवर्नेंस जो है आगे जाकर, अब यहाँ पे क्या आवश्यकता है कि हम जो है आर्थिक हितों से आगे बढ़कर रणनीतिक समन्वय की ओर बढ़ें। तो ओवरऑल आप समझ चुके होंगे कि इंडिया और EU के जो रिलेशन है वो डेवलप हुए हैं फ्रॉम डेवलपमेंटल कोऑपरेशन टू कॉम्प्रिहेंसिव एंड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। तो एक ऐसा समय था जब विकासात्मक सहयोग था। वाइल चैलेंजेस आज भी हम देखेंगे, है ना, ट्रेड में और रेगुलेटरी कन्वर्जेंस में चैलेंजेस देखेंगे। द शेयर्ड कमिटमेंट टू मल्टीलेटरलिज्म, क्लाइमेट चेंज एंड डेमोक्रेटिक वैल्यूज़। तो हम दोनों ही जो कंट्रीज़ हैं ना वो कुछ वैल्यूज़ को मानते हैं, जैसे कि हम दोनों ही मल्टीकल्चरलिज्म को सपोर्ट करते हैं, हम क्लाइमेट एक्शन को सपोर्ट करते हैं, डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को सपोर्ट करते हैं। तो सेम यूरोपियन यूनियन भी करता है। ठीक है, मैंने थोड़ी देर पहले दोनों कंट्रीज़ बोल दिया। तो कंट्री इंडिया है, यूरोपियन यूनियन अलग अलग कंट्रीज़ का क्या है, ग्रुप है। उसको समझने के लिए आप मेरी प्लेलिस्ट के सारे वीडियोस को देखिए, आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन हमारी प्लेलिस्ट से ही हो जाएगी, आपको कुछ और पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अब गाइस देखो जो इवोल्यूशन है यूरोपियन यूनियन का एंड क्या फैक्टर्स थे जिसकी वजह से एक सिंगल मार्केट का फॉर्मेशन होता है। सो द यूरोपियन यूनियन इज़ वन ऑफ द मोस्ट एडवांस्ड एग्जाम्पल ऑफ रीजनल इंटीग्रेशन इन द वर्ल्ड। तो हम क्या देखते हैं कि जो यूरोपियन यूनियन है वो रीजनल इंटीग्रेशन का वर्ल्ड में एक बहुत ही अच्छा और एडवांस्ड एग्जाम्पल है। इट्स इवोल्यूशन फ्रॉम वॉर टॉर्न कॉन्टिनेंट टू अ यूनिफाइड इकोनॉमी। तो ये एक ऐसा कॉन्टिनेंट हुआ करता था जो युद्धग्रस्त था, लेकिन बाद में आज जो है ये यूनिफाई हो चुके, मतलब एक हो चुके हैं। तो यूरोपियन यूनियन का इवोल्यूशन देखो तो पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2 के बाद क्या होता है। तो वर्ल्ड वॉर 2 में यूरोपियन कंट्रीज़ का बहुत ही जो है नुकसान होता है। द्वितीय विश्व युद्ध की विभीषिका ने यूरोपीय देशों को आपसी संघर्ष रोकने के लिए आर्थिक और राजनीतिक सहयोग की ओर प्रेरित किया। फ्रांस, जर्मनी, इटली, बेल्जियम, नीदरलैंड, लग्जमबर्ग, ठीक है, इन्होंने ECSC यानी कि यूरोपियन कोल एंड स्टील कम्युनिटी बनाई। ठीक है, ये बनाने के पीछे क्या था कि भाई जो कोल का प्रोडक्शन है उसे रेगुलेट कर सकें, स्टील को प्रोड्यूस कर सकें, जॉइंटली ग्रो कर सकें। तो यहाँ पे ये लोग बनाते हैं यूरोपियन कोल एंड स्टील कम्युनिटी। फिर इनके बीच में ट्रीटी ऑफ रोम होती है। ट्रीटी ऑफ रोम का उद्देश्य होता है एक कॉमन मार्केट को क्रिएट करना। ठीक है, तो इसका उद्देश्य 6 सदस्य देशों के बीच एक साझा बाजार और सीमा शुल्क संघ बनाना था। इसके अलावा जो EEC है बिकेम द यूरोपियन यूनियन विद पिलर्स कवरिंग इकोनॉमिक यूनियन, फॉरेन एंड सिक्योरिटी पॉलिसी एंड जस्टिस अफेयर। तो EEC जो तुम्हारा ऊपर मैंने बताया तुम्हें, यूरोपियन कोल एंड स्टील कम्युनिटी जो है उसको बदल के इन्होंने क्या कर दिया दोस्तों, यूरोपियन यूनियन को बनाया। फिर 2009 की क्या होती है, 2009 में ना लिस्बन ट्रीटी होती है। देखो जब भी कोई ट्रीटी होती है तो उसका उद्देश्य क्या होता है, ट्रीटी का उद्देश्य होता है कि देशों के बीच में कोऑपरेशन को बढ़ाना, है ना, कोऑपरेशन को बढ़ाना और व्यापार वगैरह में भी आगे बढ़ना।
तो EEC जो तुम्हारी दोस्तों क्या है, EEC जो मैंने आपको बताया वो है यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी, ठीक है ये। तो यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी जो है वो बदल के यूरोपियन यूनियन बन जाती है। फिर रिफॉर्म्स होते हैं, लिस्बन ट्रीटी में रिफॉर्म्स किए जाते हैं ताकि बेटर कोऑर्डिनेशन किया जा सके। फिर सिंगल मार्केट कैसे बनती है, तो देखो ये जो देश है ना इकोनॉमिकली आपस में एक दूसरे पे क्या है, निर्भर है। सो आफ्टर द वर्ल्ड वॉर टू म्यूचुअल इकोनॉमिक डिपेंडेंस वॉज सीन एज अ टूल टू इंश्योर पीस एंड स्टेबिलिटी। तो यहाँ पे इम्पॉर्टेंस थी किस चीज़ की कि इन देशों में जो इकोनॉमिक डिपेंडेंस है, ठीक है, इकोनॉमिक जो डिपेंडेंस है वो एक टूल है, इन देशों में एक टूल की तरह काम करेगा पीस को लेकर आने का। तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद परस्पर आर्थिक निर्भरता को शांति और स्थिरता बनाए रखने के टूल की तरह माना गया, साधन की तरह माना गया। इसके बाद एक सिंगल मार्केट का मतलब क्या होता है, जब सारे देश की एक सिंगल मार्केट होती है यानी कि वहाँ पे जो करेंसी है वो सेम यूज़ करते हैं। तो एकल बाजार ने वस्तुओं, सेवाओं, पूंजी और लोगों की स्वतंत्र आवाजाही को सुनिश्चित किया। द लार्जर मार्केट वॉज एक्सपेक्टेड टू इम्प्रूव एफिशिएंसी, इंक्रीज इनोवेशन एंड अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट। और एक बड़ा साझा बाजार दक्षता बढ़ाने, नवाचार को प्रोत्साहित करने और निवेश आकर्षित करने के लिए महत्वपूर्ण था। इसके अलावा उस टाइम के जो लीडर्स थे, शुमान हैं और उधर के एडेनॉर और मोनेट जैसे नेताओं ने राष्ट्रवाद के खतरे को रोकने के लिए गहरे एकीकरण को बढ़ावा दिया। तो हम यहाँ पे क्या देखते हैं कि यूरोपियन यूनियन की जो सारी कंट्रीज़ हैं वो क्या हो जाती हैं, इंटीग्रेट हो जाती हैं। और फिर जो है इंस्टीट्यूशंस बनते हैं, फिर धीरे धीरे ये और बड़ा होने लगता है, एक्सपेंड होने लगता है। फिर यूरोपियन कमीशन बन जाती है, यूरोपियन कोर्ट ऑफ जस्टिस बन जाता है, यूरोपियन पार्लियामेंट बन जाती है, जिसकी वजह से इनके बीच में जो रूल्स हैं वो क्या हो जाते हैं, हार्मोनाइज हो जाते हैं। गाइस देखो, आपको अगर ये कम समझ में आ रहा है ना तो आप सारे वीडियोस को ना भी देख कर ना, सिर्फ आप एटलीस्ट प्लेलिस्ट का पार्ट 1 वाला वीडियो देख लेना। अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है, आप सारा नहीं देख सकते हैं, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं आपको फोर्स कर रही हूँ सारे वीडियोस देखने के लिए, तो ऐसा नहीं है। आप फिर एक काम करो कि सिर्फ एटलीस्ट आप पार्ट 1 वाला वीडियो देख लो, जून वाला, क्योंकि उसके अंदर मैंने ना यूरोपियन यूनियन को एक्सप्लेन किया था, तो वो इम्पॉर्टेंट है। अगर आप वो समझ जाओगे तो फिर आपको आगे के क्वेश्चन समझ में आएंगे, वो वीडियो आपका एक बेस प्रिपेयर करेगा। इसके बाद हम यहाँ पे सोवियत यूनियन के फॉल के बारे में बताएंगे। तो हम देखते हैं कि 1991 के बाद जब सोवियत यूनियन का फॉल हो जाता है तो ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज़ जो कि सोवियत यूनियन का पार्ट हुआ करती थी वो EU मेंबरशिप पाना चाहती थी, ठीक है, ताकि एक इकोनॉमिक जोन को क्रिएट किया जा सके। एंड अचीवमेंट की बात करें आज तो वो वर्ल्ड की लार्जेस्ट सिंगल मार्केट है जिसमें 450 मिलियन लोग हैं। इसके अलावा वो इकोनॉमिक इंटीग्रेशन और लिविंग स्टैंडर्ड को एनहांस करता है, जीवन स्तर में सुधार करता है, एक ग्लोबल इकोनॉमिक पावर भी बना हुआ है। चैलेंजेस क्या है, तो ब्रेक्सिट 2020 का और जो है उसके लिए एक चैलेंज है। इसके अलावा कुछ सदस्यों देशों ने नियामक मतभेद और आर्थिक राष्ट्रवाद की प्रवृत्ति आई जिसकी वजह से भी उसको थोड़ा से चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। तो ओवरऑल आप समझ गए हैं कि यूरोपियन यूनियन का जो इवोल्यूशन है वो पहले कोल एंड स्टील कम्युनिटी से एक हाईली इंटीग्रेटेड इकोनॉमिक यूनियन में हो चुका है। एंड यहाँ पे पोटेंशियल है रीजनल कॉपरेशन का। सो द फॉर्मेशन ऑफ अ सिंगल मार्केट वॉज नॉट मेयरली इकोनॉमिक बट ऑल्सो अ पॉलिटिकल स्टेप टू बाइंड यूरोप टुगेदर आफ्टर सेंचुरीज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। तो यूरोप को बांधने के लिए भी ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था, क्योंकि देखो यूरोप में उस टाइम पे सालों से सदियों से क्या चला आ रहा था, कॉन्फ्लिक्ट चला आ रहा था। सो गाइज ये जो 2 क्वेश्चन हमने यहाँ पे कवर किए हैं, तो यहाँ पे आपको जो क्वेश्चंस हैं वो मिलते हैं बाइलिंगुअल, और वहीं हमारे गेस्ट पेपर आपको हिंदी में अलग और इंग्लिश में अलग क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। अगर आप उन्हें परचेज़ करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पे हमें व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करना है, ठीक है। उसके अलावा जो प्लेलिस्ट के मेरे ओल्ड वीडियोस हैं आप उनको भी देख सकते हैं और वहाँ से भी अपने MPSC 11 के एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। उसके अलावा आपके जो भी डाउट्स हैं, आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है तो आप हमें कमेंट्स करके बता सकते हैं ताकि आने वाले वीडियोज़ में हम उन क्वेश्चंस को इंक्लूड करें। ओके गाइस।